है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ये इसमें कंपनी की मुख्यतः बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंड हुआ है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 चीज़ें काउंट होती हैं। पहला है आपका बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट, दूसरा है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, तीसरा है नोट्स टू अकाउंट और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 चीज़ें आपकी आती हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि इसमें 4 आती हैं, 3 आती हैं, 2 आती हैं या इनमें से कौन सी नहीं आती है। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L तो आपको याद रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए नए हैं, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेन कंपनी की बैलेंस शीट पे। कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 में दी गई है और पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करंट ईयर या रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट को एक ही लाइन में हमें बनाते हुए पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, बाद में एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 4 मुख्य हेडिंग है और एसेट्स में 2। जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स से संबंधित सब आइटम इसमें लिखते हैं, जिसमें 3 ही मुख्य हैं। पहला शेयर कैपिटल, जो भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ी थी वो। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आते हैं। जो शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस होता है अन इशूड पे, यानी कि जो शेयर्स री इशू अभी नहीं किए उनका बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है, वो शेयर कैपिटल में आता है, ये बात याद रखिएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आते हैं, सभी प्रकार के लाभ। और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपका एज इट इज़ नाम से ही मिलेगा और आपको ऐसे ही शो करना है, मतलब इसका न्यूमेरिकल कोई यूज़ नहीं है। कई बार कंपनी जो है शेयर सर्टिफिकेट की बजाय शेयर वारंट्स इशू करती है, तो वो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट जो पैसा मिलता है वो लिखते हैं। तो बस एक नाम के लिए हेडिंग याद रखना है, आपको सिलेबस में प्रैक्टिकली वैसे इसका कोई यूज़ नहीं मिलेगा। पहला हेडिंग हो गया आपका शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें 3 आए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे 31 मार्च तक जो है आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, तो ऐसे शेयर्स जिसके ऊपर आपने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है, जो एप्लीकेशन पर पैसा आया हुआ है, उसको हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में दिखाते हैं। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, इसका कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। अब तीसरा और चौथा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और चौथा है करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो याद रखने का तरीका, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चलेंगी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए उधार लिया है। सबसे बड़ा इसमें आइटम होता है डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, एनी काइंड ऑफ लोन विच इज़ पेबल आफ्टर 1 ईयर, उसको इसमें लिखना है। फिर नॉन करंट में पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सिर्फ नाम के लिए याद रखना है इसको, आपको यही आइटम नाम से मिलेगा, आपको इसका मेन हेडिंग पता होना चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी एंगल से याद करें, ये इसका एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है। तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो मेन पहला आपका जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये काम के हैं, इससे संबंधित आइटम पूछे जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है, दूसरा है ट्रेड पेबल्स, तीसरा है अदर करंट लाइबिलिटीज़ और चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ में एक चीज़ कॉमन है, पहला और चौथा आइटम एक जैसा है। उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। उसमें दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, इसमें ट्रेड पेबल्स है। उसमें तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, इसमें तीसरा अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। तो ये याद रखने के तरीके हैं। ट्रेड पेबल्स में आपके बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कोई भी ऐसी चीज़ विच यू हैव टू पे अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स विद इन 1 ईयर जो आपको पे करनी है, वो इसमें आती है। अब असेट साइड में आए तो असेट साइड में 2 ही असेट्स हैं, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट। तो नॉन करंट असेट्स को आगे इसने 5 भागों में बांट रखा है। पहला है फिक्स असेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स असेट्स, दूसरा नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और पांचवा है अदर नॉन करंट असेट्स।
देखो फिक्स असेट्स वो होती हैं जिनको बेचने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। फिक्स्ड को भी इसने 4 पार्ट में बना दिया है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अगर पूरे बने हुए हैं, टेंजिबल दिखने वाली है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, तो टेंजिबल। इंटेंजिबल है जैसे माइनिंग राइट्स है, डिज़ाइंस हैं, पेटेंट्स हैं, गुडविल है। अगर ये पूरे बने हुए हैं तो इंटेंजिबल, आधे हैं या बीच में हैं, बन रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। बिल्डिंग पूरी बनी हुई है तो टेंजिबल, बीच में है, बन रही है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपकी फिक्स असेट्स जो है उसमें ये 4 लिख रखे हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनको बेचने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगेगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स एज इट इज़ याद रखना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एज इट इज़, कोई इसके ज़्यादा पार्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिक्स असेट्स के पार्ट्स आपको याद रखने हैं। और अदर नॉन करंट असेट्स, कोई भी असेट जिसको बेचने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगे। दूसरा हेडिंग है आपका करंट असेट्स। करंट असेट्स में वो सभी असेट्स आती हैं जिनको 1 वर्ष के अंदर बेचा जा सकता है। इसमें सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ काफ़ी बड़ी टर्म है, इसमें सब चीज़ का स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल का भी, फिनिश्ड गुड्स का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी। ट्रेड रिसेबल्स में बिल्स रिसेबल और डेटर्स मुख्य आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी आपका बैलेंस कैश में कहीं भी है वो सब इसमें आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। तो इसमें ना हमें एक बार तो पूरी बैलेंस शीट के हेडिंग याद रखने हैं और उसके बाद कुछ आइटम्स जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो डिबेंचर्स बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसमें आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। ऐसे याद करके लिख सकते हैं, रिकॉल करके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिकॉल करने के बावजूद भी हम डाउटफुल रहते हैं कि ये किस में आएगा। तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है एक बार, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं विच यू कैन फॉरगेट, मैं उनको आपको ज़रूर बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला आइटम ऐसे भी डिस्कस कर लेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स। जहाँ पर आपके डिबेंचर्स आते हैं वहीं पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, किसमें, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, और उसके आगे हाइफन लगा के लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर तो कर लिया, अभी शेयर होल्डर्स लेने नहीं आए। करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। प्रोविज़न फॉर टैक्स आता है करंट लाइबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, करंट लाइबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। किसी कस्टमर से एडवांस ले रखा है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। मैं आपको वो बता रही हूँ जो आप भूल सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ वर्ड लग गया रिज़र्व, वो शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस में जाती है। कोई भी आइटम है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है इसमें जाएगा। कॉल्स इन एडवांस और उनका ब्याज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जाता है करंट लाइबिलिटीज़ में और वो भी अदर, करंट लाइबिलिटीज़ में अदर्स। कॉल्स इन एरियर्स किस में जाता है, कॉल्स इन एरियर जाता है शेयर होल्डर फंड्स में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमसे माइनस होता है। दोनों को ऑपोजिट मत कर देना। कॉल्स इन एरियर जाता है शेयर कैपिटल में जा कर के माइनस होता है, और कॉल्स इन एडवांस जो होता है करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। पेटेंट्स, डिज़ाइंस, माइनिंग राइट्स, एनी काइंड ऑफ कॉपीराइट, ये सब आपकी नॉन करंट असेट्स हैं। नॉन करंट में फिक्स्ड इंटेंजिबल है। लूज टूल्स काफ़ी बार आया हुआ है। लूज टूल्स करंट असेट्स में जाता है और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज़ में। ऐसे ही स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो भी ये इसमें करंट असेट्स में, इन्वेंट्रीज में जाते हैं। उसके बाद है डिज़ाइंस भी हो गया। गुडविल नॉन करंट असेट्स में इंटेंजिबल, फिक्स्ड इंटेंजिबल। तो मुख्य यही चीज़ें हैं जो भूल सकते हैं, इन्हीं को बार बार सुनते रहना तो आपको जो आसान वाली है वो याद आ जाएंगी। प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो सकती हैं। बाकी तो आप ऐसे समझ के कर लो। फर्नीचर है तो बताओ किस में जाएगा, ये नॉन करंट असेट्स में, फिक्स असेट्स में, टेंजिबल में जाएगा। इनको हम समझ के कर सकते हैं। कॉल्स इन एरियर इशूड जो आपकी शेयर कैपिटल है उसमें माइनस। कॉल्स इन एडवांस आपका कहाँ जाता है, कॉल्स इन एडवांस और उसका ब्याज जाता है करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर।
अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसमें इनकम साइड में दो ही चीज़ें होती हैं, ये भी इस प्रकार बनता है एक ही लाइन में, वो डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब नहीं होता। तो आपको सबसे पहले ऊपर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, सेल ऑफ गुड्स इसमें होती है और रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप बेचा, रद्दी बेची है और गुड्स की सेल है, इसकी इनकम। उसके बाद इसमें जोड़ देते हैं अदर इनकम, कोई भी और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मिला, बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, रेंट मिला, कोई प्रोविज़न पहले चाहिए था अब नहीं चाहिए वो रिटर्न बैक हो गया, वो मिला, कोई भी इनकम हो, सेल की इनकम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, बाकी अदर में, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, आपका टोटल इनकम आ जाएगी। अब उसमें गिन करके हम 7 आइटम बताते हैं, 7। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रॉ मटेरियल की। मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका? सिर्फ रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का काम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे आइटम की, आपने किसी से बना बनाया स्टॉक खरीदा है तो उसकी परचेज। नंबर 3 होता है बने बनाए सामान का चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये तीनों आइटम्स को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इसके बाद परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों को सॉल्व करोगे ना प्लस माइनस करके, आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा होगा परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कौन सा परचेज? जो आपने बनी बनाया सामान खरीदा है। और तीसरा होगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका? सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का। अब ये स्टॉक का काम हो गया। उसके बाद एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर खर्चा किया है, वेजेस, सैलरी, लीव इनकैशमेंट, मतलब छुट्टी नहीं ली, छुट्टी के बदले पैसे दिए हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ के लिए आपने प्रोविडेंट फंड बनाया या कोई भी ऐसा फंड बनाया जिससे स्टाफ को फ़ायदा हो, उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है। ये हो गया एम्प्लॉइज़ बेनिफिट। ये भी देखते ही पता चल जाएंगे, लीव की इनकैशमेंट भूल सकता है आपको, बाकी देखते ही पता चल जाएगा कि बोनस, वेजेस, सैलरीज एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट, इनको ध्यान से करिएगा। इनमें सारी वो चीज़ें आती हैं जिनका संबंध पैसे को उधार लेने से है, पैसे को उधार लेने से है। तो कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, चाहे लोन पे, चाहे डिवेंचर्स पे, चाहे ओवरड्राफ्ट पे, सारा इंटरेस्ट, चाहे पब्लिक डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट वर्ड पढ़ते ही आप उसको फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे। उसके बाद आपने कोई प्रीमियम दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स पे, कोई लोन प्रोसीडिंग फ़ीस दी है, कोई गारंटी चार्जेस दिए हैं, कोई कमिटमेंट चार्जेस दिए हैं, ये सब इसमें। लोन प्रोसीडिंग फ़ीस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ये सब इसमें आएंगे। लेकिन बैंक चार्जेस नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। बैंक चार्जेस जो हैं वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते, ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बैंक चार्जेस जो है वो अदर में आएंगे। आपका नेक्स्ट छठा जो खर्चा है वो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है। अगर फिक्स असेट्स को यूज़ करके उनकी वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन। अगर इंटेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स्ड इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन होता है। वर्ड का नाम है अमोर्टाइजेशन, होता यही है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू घट रही है। तो कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इन सभी का अमोर्टाइजेशन जो है वो इसमें आता है। लास्ट है अदर एक्सपेंसेस, जो फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉइज़ बेनिफिट में नहीं आए, डेप्रिसिएशन वाले हेड में नहीं वो आए, वो सब इसमें, जैसे ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, रेट्स एंड टैक्सेस, जो सारे बच गए। तो आप ऊपर के 6 याद कर लो, 7वें में सब आ जाएंगे। रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस विच आर लेफ्ट, ये इसमें आएंगे। तो अगर आइटम आता है तो आप गड़बड़ कर सकते हो बैंक चार्जेस में, जिसको हमें अदर एक्सपेंसेस में शो करना है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी इसी में आते हैं, ऑडिट भी इसी में आते हैं। और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ये सारे हमारे आते हैं फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, तो मुख्य कर लेना, 2 ही आइटम इनकम के हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। 7 आइटम एक्सपेंसेस के। पहले में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर बना बनाया सामान खरीदा,
तीसरे में बने बनाए सामान का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चौथा हो जाएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। पांचवा फाइनेंस कॉस्ट। छठा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और सातवां अदर एक्सपेंसेस। सिर्फ भूलने वाली चीज़ें ऊपर ध्यान दें।